नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इसके अंतर्गत अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देखते हैं कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विरेचन सिद्धांत को भली प्रकार समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे यह सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आ जाए और जिससे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में उसको आप अच्छी तरह से हल कर सके। विरेचन सिद्धांत को समझने के लिए हम किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं? भगीरथ मिश्र का पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ठीक है, आइए हम समझते हैं अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत का उल्लेख अरस्तु ने अपने ग्रंथ पोएटिक या पोएटिका में त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी के विरेचन के प्रसंग में किया था। जब वो ट्रेजेडी को परिभाषित कर रहे हैं अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है पोएटिका या फिर ऑन द आर्ट ऑफ पोएट्री, उन्होंने क्या इंग्लिश में उन्होंने पोएट्री की ट्रेजेडी की क्या परिभाषा दी है? ए ट्रेजेडी then is the imitation of action that is serious and having magnitude complete in itself in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the part of work in a dramatic, not in a narrative form, with incident arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis ऑफ सच इमोशन। यानी वो बताते हैं कि ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, विच इज़ सीरियस एंड कंप्लीट एंड हैविंग मैग्नीट्यूड। ओके, और वो आगे बताए हैं कि इट एराउज पीटी एंड फियर, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स कैथारसिस ऑफ सच इमोशन। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ट्रेजेडी पर विस्तार पूर्वक बात करते हुए यह बताया है कि ट्रेजेडी जो है गंभीर कार्यों की सफल और प्रभावशाली अनुकृति, ठीक है, अनुकृति है, जिसमें केवल वर्णन न हो करके उसे कार्यों के रूप में यानी एक्शन के रूप में दिखाया जाता है, मंचित किया जाता है, जिसमें करुणा और भय को उत्पन्न करने वाली घटनाएं होती हैं, जो इन भावों के रेचन द्वारा एक राहत और आनंद प्राप्त करती हैं। ठीक, और इसी संबंध में उन्होंने रेचन या विरेचन का सिद्धांत दिया था। यह रेचन की प्रक्रिया चिकित्सकीय प्रणाली के रेचन से ली गई है। यानी रेचन का जो सिद्धांत है वह जो है चिकित्सा प्रणाली का शब्द है। चिकित्सा प्रणाली में एक रेचन की प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत पेट के विकारों से उत्पन्न कष्ट को दूर करने के लिए रेचक औषधियों के द्वारा विकार को निकाल कर कष्ट को दूर कर शरीर को सुख पहुँचाया जाता है। ठीक, अरस्तु का विचार है कि इसी प्रकार भय और करुणा के दो भाव हमारे भीतर घनीभूत होते रहते हैं। वे इस प्रकार की त्रासदी के कार्यों को देखने पर कुशल अभिनय द्वारा संतुलित और समंजित हो जाते हैं और इस प्रकार हमारे मन को राहत और आनंद की अनुभूति होती है। यानी जब हम त्रासदी का मंचन देखते हैं कुशल अभिनय के माध्यम से, जब कोई त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी जो कि नाटक का एक प्रकार है, जब उसका एक मंचन किया जाता है तो उसे देखते हैं तो हमारे हृदय के, हमारे मन के भीतर के जो भय और करुणा के भाव हैं वह संतुलित और समंजित हो जाते हैं और इस प्रकार हमारे मन को राहत और आनंद की अनुभूति होती है। ठीक, अपने इस कथन के द्वारा अरस्तु ने कई शंकाओं का समाधान किया है तथा काव्य और कला के रचयिता या रचना के संबंध में जो प्लेटो ने आक्षेप लगाया था, प्लेटो जो इनके गुरु थे, उन्होंने जो काव्य और कला पर आरोप लगाया था कि जो कवि है जो वो अपनी रचनाओं के द्वारा हमारी वासनाओं को उभारते हैं। जो प्लेटो का ये आक्षेप था कि कला के जो रचयिता अर्थात कवि हैं वे अपनी रचनाओं के द्वारा हमारी वासनाओं को उभारते हैं, जिससे हमारा विवेक और तर्क बुद्धि कुंठित हो जाती है और हम भले बुरे का ज्ञान खो बैठते हैं। ठीक है, इसका भी अरस्तु ने उत्तर दिया है इस विरेचन सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, इस विरेचन सूत्र से अरस्तु ने अपने इस विरेचन के सिद्धांत से अरस्तु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कविता और विशेष रूप से त्रासदी या ट्रेजेडी जो कि नाटक एक प्रकार है, ठीक है,
कविता और त्रासदी और ये जो है हमारे भय और करुणा की भावनाओं को या अन्य वासनाओं को उभारती और उत्तेजित नहीं करती है, बल्कि इस प्रकार की जो वासनाएं हमारे भीतर भरी हुई है और मौके बेमौके उभर कर हमारे सामाजिक जीवन और व्यवस्था में समस्याएं पैदा करके कष्ट देती हैं, उनके विकार का रेचन हो जाता है। किसके माध्यम से? कविता और त्रासदी के माध्यम से। कविता हमारी वासनाओं को जगाती है, उत्तेजित भी करती है, परंतु उनके परिष्कृत रूप में। ठीक है, कविता का यही वास्तविक प्रभाव और कार्य है। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि अरस्तु की जो मत है उसकी व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि मानव मन में जो कटु वासनाएं रहती हैं, मनुष्य के मन में बहुत सारी वासनाएं रहती हैं, तो मानव मन में जो कटु वासनाएं रहती हैं वे यथार्थ जीवन में प्रकट होने पर सामाजिक हानि कर सकती हैं, पर कविता और नाटक के माध्यम से प्रकट होकर वे ही वासनाएं भावों का रूप धारण कर दर्शकों को उनसे निष्कृति प्रदान करती हैं तथा उसे उदात्त और संवेदनशील बनाती हैं। ठीक, अरस्तु ने संगीत के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए, देखिए अरस्तु ने विरेचन के सिद्धांत की एक तो व्याख्या त्रासदी के संबंध में भी की है। त्रासदी के संबंध में उन्होंने विरेचन सिद्धांत का जिक्र किया है अपनी पुस्तक पोएटिक्स में, जबकि संगीत के संबंध में भी उन्होंने त्रासदी का सिद्धांत की व्याख्या करी है अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में। ठीक है, अरस्तु ने संगीत के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कहा है कि संगीत का प्रभाव उन सब भावुक तथा भय करुणा से प्रभावित व्यक्तियों पर होता है जो इन वासनाओं से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। संगीत उन भावनाओं को उफना कर निकाल देता है, उसके बाद वे व्यक्ति आनंदप्रद राहत का अनुभव करते हैं। कैथार्सिस या विरेचन का उद्देश्य यही आनंदप्रद राहत प्रदान करना है। ठीक, इस प्रकार विरेचन का प्रयोग अरस्तु ने दो प्रसंगों में किया है। पहला तो त्रासदी के विवेचन के प्रसंग में उन्होंने कहा है कि त्रासदी जो है भय और करुणा के भावों का विरेचन करती है। ठीक, और इसी प्रकार विरेचन का दूसरा उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में किया है, जिसमें कहा है कि धार्मिक उन्माद के नृत्य और संगीत द्वारा भी भावों का विरेचन या कैथार्सिस होता है। अरस्तु ने त्रासदी और संगीत के संदर्भ में ही विरेचन का उल्लेख किया है, परंतु भावों का विरेचन अर्थात उत्तेजन और निष्कृति यानी कि राहत और आनंद नाटक को देखने से तो होता ही है, साथ ही काव्य के श्रवण से भी बराबर होता है। यानी कि विरेचन का सिद्धांत नाटक पर यानी त्रासदी पर भी लागू होता है, संगीत पर भी और काव्य पर भी। संगीत के श्रवण से, काव्य के श्रवण से तथा नाटक को देखने से क्या होता है, हमारे भावों विशेषकर पिटी एंड फियर यानी करुणा और भय का विरेचन हो जाता है। ठीक है, अब अरस्तु का ये जो विरेचन सिद्धांत है उसको विभिन्न विचारकों ने क्या किया है, अपने अपने दृष्टिकोण से उस पर विचार किया है। यानी विरेचन के सिद्धांत पर आगे चलकर विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विचार किया है, उसकी व्याख्या की है। विशेष तौर पर विरेचन के सिद्धांत की 3 प्रकार से व्याख्या मिलती है: धार्मिक व्याख्या यानी धर्मपरक व्याख्या, और नीतिपरक व्याख्या और कलापरक व्याख्या। धर्मपरक व्याख्या करने वाले एक विद्वान का नाम आता है गिलबर्ट मरे। यानी अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की धर्मपरक व्याख्या करते हुए गिलबर्ट मरे ने क्या कहा है? गिलबर्ट मरे ने धार्मिक पृष्ठभूमि में अरस्तु की कैथार्सिस की व्याख्या करते हुए लिखा है कि डायनोनाइसस एक उत्सव है। डायनोनाइसस उत्सव स्वतः ही विरेचन, कैथार्सिस अथवा पूरे समुदाय को पिछले वर्ष के विष और विकारों के शुद्धिकरण के रूप में है। यानी कि डायनोनाइसस एक ऐसा उत्सव मनाया जाता था यूनान में जो कि पूरे समुदाय या समाज को पिछले वर्षों के विष और विकारों से शुद्धिकरण प्रदान करने के लिए ये उत्सव मनाया जाता था। तो उस तरह भी उसमें क्या होता था, एक प्रकार से विकारों का, मानव मन के विकारों का, ये विष का
विरेचन या शुद्धिकरण होता था। यह उत्सव अरस्तु के समय प्रचलन में था। तो गिलबर्ट मरे का मानना है कि विरेचन का सिद्धांत जो है धार्मिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की। नीतिपरक व्याख्या भी की गई। ठीक, विरेचन सिद्धांत को नीति से संबंध या आचार या नीति से संबंधित करके भी इसकी व्याख्या की गई। ठीक, 17वीं शताब्दी में यह मत व्यक्त किया गया कि त्रासदी द्वारा उत्पन्न भय और करुणा उत्तेजित होकर अन्य भयंकर वासनाओं जैसे कि क्रोध, लोभ, अहंकार आदि को शांत कर देती है, जिसका प्रभाव वैयक्तिक आचार और नैतिकता पर पड़ता है। ठीक, तो इसी प्रकार अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की नीतिपरक व्याख्या करते हुए एक विचारक हुए रैपिन, उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है। तो रैपिन का मत है कि अभिमान, निष्ठुरता आदि मानव जाति के दुर्गुण हैं। त्रासदी में जब दो अन्य भावों यानी कि भय और करुणा को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि पुण्यकर्मी, सज्जन और महान व्यक्तियों को भी दुर्भाग्य का शिकार होना पड़ता है, तो हमारी उनके प्रति दया भावना या करुणा जागृत होती है और हमें उनकी सहायता करने को प्रेरित करती है। इस प्रकार हमारे हृदय में सभी संकटग्रस्त लोगों के प्रति संवेदनशीलता पैदा होती है, जो अत्यंत ही उत्कृष्ट और दिव्य गुण है। इस प्रकार भावों के विरेचन से जो भी दुखी और पीड़ित हैं हमारी करुणा के पात्र बन जाते हैं। तो ये विरेचन का नीतिपरक व्याख्या है। अब विरेचन की कलापरक व्याख्या भी की गई है। विरेचन या कैथारसिस की कलापरक व्याख्या अरस्तु ने भी की है। यद्यपि उन्होंने प्रेरणा धार्मिक उत्सवों के विरेचन और चिकित्सा शास्त्र के रेशन से ग्रहण किया है। यानी अरस्तु ने विरेचन की मुख्य रूप से कलापरक व्याख्या ही की थी, लेकिन हालांकि वो धार्मिक उत्सवों से और चिकित्सा शास्त्र से जो रेचन की क्रिया है उससे प्रभाव ग्रहण किया था, फिर उसका कला के अंतर्गत विरेचन की व्याख्या की थी अरस्तु ने। और एक विचारक हुए अरस्तु की जो पोइटिक्स है उसके सुप्रसिद्ध भाष्यकार, यानी कि अरस्तु की पोइटिक्स नामक पुस्तक के जो भाष्यकार, उस पर जो टीका लिखने वाले विचारक हुए प्रोफेसर बूचर, उन्होंने विरेचन सिद्धांत की कलापरक व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि भय और करुणा दोनों ही दुखात्मक भाव हैं। जीवन में एक दुख देता है और दूसरा दुख से उत्पन्न होता है। भय और करुणा, तो भय जीवन में दुख देता है और करुणा जो कि दुख से उत्पन्न होता है। परंतु काव्य और नाटक में प्रदर्शित होने पर वर्णन और प्रदर्शन की कला के प्रभाव से उनसे दुख का अंश निकल जाता है, क्योंकि सुनने और देखने से हमारे भीतर का अहम भाव दूर हो जाता है और इसी के साथ साथ दुखात्मक चुभन भी दूर हो जाता है। यह स्व या आत्मा का विस्तार है। यानी भय और करुणा का जब हम कला के रूप में प्रदर्शन देखते हैं, जब हम त्रासदी के रूप में प्रदर्शन देखते हैं, तो उसमें से दुखात्मक जो चुभन है वह दूर हो जाता है तथा जो दर्शक है उसके स्व या आत्मा का विस्तार होता है। ठीक, और इस विस्तार और कला के चमत्कार से दुखात्मक भावों की परिणति जो है सुखानुभूति के रूप में या आनंद के रूप में हो जाती है। ठीक, तो यह विरेचन सिद्धांत का कलापरक व्याख्या है। ठीक, इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु का जो कैथारसिस शब्द है वह अपने भीतर द्रवण और रेचन दो अर्थों को छिपाए हुए है। ठीक है, यानी कि जब हम त्रासदी को देखते हैं या कोई संगीत सुनते हैं या काव्य को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इससे हमारे अंदर के क्रोध, अहंकार, घृणा, वीरता आदि भावों के प्रदर्शन को देखकर जो दर्शक हैं उनके मन पर इन्हीं भावों के जागृत होने की स्थिति बनती है। ठीक, तो यह हमारे अंतःकरण के भाव को क्या करते हैं, द्रवित करते हैं और इसके साथ साथ हमारे हृदय के जो भी दूषित भाव है उनका रेचन भी हो जाता है। तो अरस्तु का जो कैथारसिस शब्द है वो अपने भीतर द्रवण और रेचन दोनों अर्थों को छिपाए हुए है। दोनों अर्थ मिलकर इसे चिकित्सा शास्त्र तक ही सीमित नहीं रखते, वरन उसे काव्य और नाटक, विशेष रूप से नाटक के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करते हैं। और जो अरस्तु का कैथारसिस या विरेचन का सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं भारतीय रस सिद्धांत के साधारणीकरण की प्रक्रिया से मेल खाता हुआ भी प्रतीत होता है। यद्यपि वह उससे भिन्न है और उससे गहरे धरातल पर है, फिर भी थोड़ा बहुत इसका साधारणीकरण की जो सिद्धांत है उससे इसका साम्य मिलता है।
तो विरेचन के सिद्धांत की अगर हम विशिष्टताओं पर बात करें तो विरेचन क्या है? विरेचन और द्रवण त्रासदी द्वारा ही हो सकता है। ठीक, यानी त्रासदी के द्वारा भावों का विरेचन और द्रवण होता है। इसके लिए भय और करुणा के भावों का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है, जो कि त्रासदी के माध्यम से किया जाता है। विरेचन यद्यपि दुखात्मक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है, परंतु उसकी परिणति सुखात्मक अनुभूति के रूप में होती है और इससे कलात्मक आनंदानुभूति, आत्म परिष्कार से नैतिक बल और धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति भी होती है। ठीक, तो ये है विरेचन सिद्धांत की व्याख्या। इसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा विरेचन सिद्धांत के संबंध में। ठीक है, तो इसी प्रकार से काव्यशास्त्र और हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम अगले वीडियो में भी इसके विभिन्न बिंदुओं पर बात करेंगे। और इस तरह की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।